एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये क्या बीमारी है और इस की इलाज क्या है, इस वीडियो में हम इसके हवाले से बात करेंगे। देखें, जो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ना, ये आम तौर पर यंग लोगों में होती है जिनकी उम्र तकरीबन 15 से 25 साल के दरमियान, यानी यंग लोगों में स्टार्ट होती है। शुरू में क्या होगा कि आम तौर पर ज़्यादातर मरीज़ों में ये जो जोड़ है जिसको हम एसआई जॉइंट कहते हैं, सैक्रोआइलिक जॉइंट, यानी आपकी कमर के ये हिस्से हैं, कमर के निचले हिस्से में मरीज़ को दर्द होगा, जिसमें ये जो दो जोड़ हैं आम तौर पर इनके अंदर जो है ना सोजश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। और फिर ये जो आपके एक मोरे हैं कमर के, ये मोरे यानी गर्दन से लेके नीचे किसी भी मोरों में मसला शुरू हो जाता है, जिसमें आपकी गर्दन की हरकत, यानी आपको नीचे करना, ऊपर करना, इस हरकत के अंदर आपको पेन हो सकती है, आपको दर्द होता है और मुकम्मल देखने में मसला होता है। ऐसे ही आपके जो ये नीचे वाले ये जब मोरे, इन मोरों का मसला बनता है तो आपके लिए झुकने का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे नमाज के लिए रुकू में जाना या नीचे खड़े होकर अपने पाँव को हाथ लगाना, वो आप नहीं लगा सकते, आपके लिए मसला होता है। आपके अंदर लचक कम हो जाती है और इनमें जो है ना ये स्टिफ ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे जोड़ हैं वो उनके अंदर इसका मसला कम होता है, लेकिन बाद में ये जो हिप जॉइंट्स हैं इनका और जो हमारे शोल्डर जॉइंट्स हैं इनका मसला भी बन जाता है बाद में जाके। बाकी जो हाथों के जोड़ हैं इनके अंदर आमतौर पर हाथ के हो गए, एल्बो के हो गए, नीज़ के हो गए, पाँव के हो गए, इन जोड़ों का आमतौर पर मसला नहीं बनता इस बीमारी के अंदर। अब होता क्या है, ये बीमारी शुरू कैसे होती है? देखें, ये है ऑटो इम्यून डिज़ीज़, यानी इसमें हमारी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ही मसला होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी शुरू होती है। यानी बाहर से कोई बैक्टीरिया या किसी जरासीम का मसला नहीं होता, हमारे अपने जो मुदाफ़ती निज़ाम है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम आता है। ये मौरूसी बीमारी होती है, अगर एक फैमिली में है तो उसके बच्चों में आगे हो जाती है। कितना तनासब है इसका? ये ज़्यादातर मेल्स को अफेक्ट करती है, यानी तकरीबन आप ये देख लें कि 10:1 की रेशो हो सकती है, यानी 10 अगर मर्दों में बीमारी है तो 1 खातून में बीमारी होगी। बाज़ लोगों के अंदर ये होता है कि उनको पेट का मसला हो सकता है, यानी उनके आंतों के अंदर सोजश भी हो सकती है, उनको पेशाब की नाली की सोजश और उसका मसला भी हो सकता है। हो सकता है कि शुरू में उनको इसी चीज़ों का मसला हो, उनके पेट का मसला हो, आंतों का मसला हो और या पेशाब की नाली का मसला हो, और बाद में उनको कमर का दर्द और इस किस्म की चीज़ें शुरू हो जाए। और कुछ लोगों में आँखों का मसला भी हो सकता है, और बाद में ये बीमारी आपके फेफड़ों के अंदर मसले और दिल का मसला भी पैदा कर सकती है कुछ मरीज़ों के अंदर। बाकी इसके अलावा ये होता है कि जो हमारे जहाँ पे पट्टे हड्डी के साथ लगे होते हैं हरकत कराने के लिए, जो हड्डी के साथ जहाँ पट्टे लगे होते हैं उस जगह पे भी पट्टों की सोजश हो जाती है, तब भी आपको चलने में अपने कामकाज करने में आपको दर्द महसूस होता है। अब इसमें अब ये सारी चीज़ें होगी। अब डॉक्टर इसमें आपको चेक कैसे करेंगे? कुछ इसमें ब्लड के टेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पर उसमें हम करते हैं सीबीसी करेंगे, ईएसआर, और ईएसआर जो है वो आम तौर पर 100 से भी ज़्यादा होता है इन मरीज़ों में, और ये काफ़ी मतलब 100 से ऊपर बहुत चंद बीमारियों के अंदर जाता है। इस बीमारी में भी आपका ईएसआर 100 से ऊपर मरीज़ का चला जाता है। फिर एक स्पेशल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं HLA-B27, ये भी ब्लड से होता है, खून का ही टेस्ट है, और ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये बीमारी है। कितने परसेंट है? 95% इसका कंफर्म है कि ये मसला आपको मौजूद है। और इसमें अब जो इलाज है वो कैसे होगा? सर्जन जो है वो आपके ये ब्लड टेस्ट हो गए, आपके मुख्तलिफ एक्सरे भी कर सकते हैं, एक्सरे आपके चेक करेंगे। और इसमें एक्सरे के अंदर ख़ास तौर पे ये है कि अगर आपका लंबा हो जाए, ये बीमारी काफ़ी अरसे से हो, तो जो कमर के मोरे हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, और एक्सरे में आपको बैम्बू स्पाइन नज़र आती है, जुड़े हुए मोरे हो जाते हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाती है, हरकत करनी मुश्किल हो जाती है। अर्ली फेज़ में अगर आप इसका इलाज करें, जल्दी अगर इसका इलाज करें, तो इन कंडीशन से, इन कॉम्प्लिकेशन के होने से मरीज़ बच जाता है। इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, कुछ आपको दर्द कम करने की दवाइयाँ होंगी, और कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं जो कि इस हमारे क़ुव्वती मुदाफ़ती निज़ाम है इसको रोकने के लिए दवाइयाँ होती हैं। ख़ास तौर पर उनमें TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाकी जो है कि बाज़ औक़ात इसमें हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। सर्जरी कब करनी पड़ती है?
جب آپ کے یہ ہپ کے جوائنٹس ختم ہو جائیں، حرکت کرنی بہت مشکل ہو جائے، چلنا پھرنا، تو پھر ہمیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ بعض مریضوں میں ہمیں دونوں سائڈوں کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کے بعد پھر آپ کی حرکت کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس میں مریض کے لیے جب گردن کا مسئلہ زیادہ ہو تو وہ زیادہ دور دیکھ نہیں سکتا، اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل قریب تک ہو جاتی ہے، یعنی گردن ایسے پیچھے تک نہیں جاتی، وہ دور تک آپ نہیں دیکھ سکتے، تو یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جب گردن کے یہ کمر کے مہرے زیادہ وہ بیمبو اسپائن والی صورتحال ہو، زیادہ جڑ جائیں، تو پھر جو نسیں یہاں سے نکل رہی ہیں ان پہ دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں سن ہو سکتی ہیں، پاؤں سن ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو مختلف قسم کے کمر میں انجیکشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور دوائیوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اب سمری کیا ہے؟ سمری یہ ہے کہ اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آٹو امیون ہے، ہمارے مدافعتی نظام سے ہوتی ہے، اس میں خوراک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے جتنا جلدی ہم شروع میں کیا ہوگا کہ ہمیں صرف کمر میں درد ہو سکتا ہے اور یہ ہماری گردن میں درد ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں جتنا جلدی اپنا علاج کرائیں گے، ٹیسٹ کرائیں گے، تو ہم اس کی کمپلیکیشن ہونے سے بچ جائیں گے۔ جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر مزید بیماری کے آگے بڑھنے کی تو ہو سکتی ہے علاج، لیکن جو ہو چکی ہے اس سے آپ واپس نہیں آ سکتے۔ تو جب بھی آپ کو کمر کا درد ہو، گردن کا درد ہو، یا بعض اوقات اگر آپ کو آنکھوں کی پرابلم ہے تو بھی آپ، اور ساتھ آپ کو جوڑوں میں درد ہو رہا ہو، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، جو کہ ہڈی جوڑ کا ڈاکٹر ہو، جو کہ جوڑوں کے درد کا ڈاکٹر ہو، اس کو آپ ضرور چیک کرائیں تاکہ آپ کا جلدی علاج ہو سکے اور آپ صحت یاب ہو سکے۔ شکریہ۔